ओके, सो हम शुरू करने जा रहे हैं फिज़िकल ज्योग्राफी। फिज़िकल ज्योग्राफी में अब जो इसका वेटेज है, ट्रेंड जो देखने को मिला है वो काफ़ी बढ़ गया है। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसका मतलब है 8 से 10 मार्क्स हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ऑफकोर्स हम इसको छोड़ेंगे यार, बहुत अच्छे से निचोड़ निचोड़ के इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं प्लस में। एक तो इस क्लास को देखते हुए क्या करना है, लिखते रहना है, प्लस में रिकॉल करना है ना। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली थ्योरीज़ की। अर्ली थ्योरीज़ आई। ये अर्ली थ्योरीज़ किसके बारे में थी? बेसिकली ये बताती थी, मतलब थ्योरीज़ का मतलब होता है कि कोई अपनी विचारधाराएं देना रिगार्डिंग कि कैसे हमारा अर्थ का ओरिजिन हुआ है, जो कि बेसिकली बात कर रही है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बेसिकली ये जो थ्योरीज हैं बात करेंगे। ओके, सबसे पहले आई हमारी अच्छा, नंबर ऑफ हाइपोथेसिस जो है डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर्स लेके आए अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। वही वाली बात बोली मैंने। सबसे पहले जो थ्योरी आई, अभी किसने दी, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, कांट ने दी। कांट सरनेम याद रख लेते हैं, छोटा सा है। नेबुलर हाइपोथेसिस, अब इसका क्या मतलब था? ये बोलते हैं कि जो प्लैनेट्स है ना वो फॉर्म्ड हुई आउट ऑफ अ क्लाउड। ठीक है, उस क्लाउड में क्या क्या मटेरियल था, जिसमें सन था, एंड वो जो मटेरियल है वो रोटेट कर रहा था, रोटेट करते करते प्लांट बन गया। मतलब क्या, सॉरी, प्लैनेट बन गया। मतलब वो कहता है कि देयर वाज अ एक कोर था, कोर मतलब ये सन था। दिस इज व्हाट, दिस इज अ सन। सन है बिकॉज, तो इसको थोड़ा ऑरेंज कलर कर देते हैं, चलो ठीक है। तो ये हमारा सन था, सन के आसपास था क्लाउड। क्लाउड बना देते हैं नीले से, है ना, क्लाउड था। अब क्लाउड में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेज हैं, ये सब कुछ हमारा इस तरीके से था। ठीक है, अब होता क्या है, जो क्लाउड है ये रोटेट करता है, रोटेट करता है, रोटेट करता है इस तरीके से, और वो करते 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 आपस में जो मटेरियल्स हैं चिपक जाएंगे और बड़े बड़े प्लैनेट की फॉर्म ले लेते हैं। तो इस तरीके से ओरिजिन हो गया अर्थ का, ऐसा एक थ्योरी बोलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर और भी थ्योरी आती हैं। तो हमारे मोल्टन एंड चैम्बरलिन देखते हैं, मोल्टन एंड चैम्बरलिन देते हैं। इसको जैसे याद रखेंगे, अजीब सा नाम है, देखो, मोल्टन, मोल्टन मैग्मा से याद रखेंगे, चैम्बरलेन मतलब वो चैम्बर में से निकलता है, ऐसे कुछ करके याद रख लेते हैं। तो उन्होंने एक थ्योरी दी वेंडरिंग स्टार अप्रोच की। क्या, कौन सी थ्योरी दी? वेंडरिंग स्टार अप्रोच। इसका मतलब है कि एक स्टार था, फिर उसके आसपास एक और स्टार, वेंडरिंग मतलब घूमते घूमते एक और स्टार आता है, हमारी सन को अप्रोच करता है, हमारा सन है, ठीक है। तो एक स्टार आता है जो हमारे सन को अप्रोच करता है, उसमें टक्कर मार देता है, टक्कर मारता है। तो जब वो टक्कर मार के जाता है तो हमारे सन में से एक सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल बाहर आ जाता है, मतलब थोड़ा सा मटेरियल बाहर आ जाता है। जैसे कि हमारा एक सन था, सन में से दूसरा एक बहुत बड़ा स्टार आया, आया तो वैसे इस तरीके से पास होके गया। तो पास होके गया तो हुआ क्या कि थोड़ा सा मटेरियल जो है हमारे अर्थ में से वो निकल गया, इस फॉर्म में निकल गया। ठीक है, ऐसा हुआ। अब हुआ क्या, जब ये मटेरियल क्या करने लगा, बिकॉज अर्थ, सन के पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स होगी तो वो क्या करेगा, उसके आसपास क्या करने का, रिवॉल्व करना शुरू हो जाएगा, और ऐसे ही वो क्या बन गए, प्लैनेट्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अगली थ्योरी जो हमारी जीन्स एंड जॉफरी ने दी है, जीन्स एंड जॉफरी। ठीक है, लाइक जैक एंड जॉन्स टाइप है ना, ये भी सपोर्ट करते हैं इसी थ्योरी को, बाइनरी वाले को, और इसको बाइनरी थ्योरी का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बाइनरी थ्योरी। बाइनरी क्यों बोल रहे हैं कि बाइनरी का मतलब होता है टू, है ना, एंड टू, इसमें टू है ना, टू इसमें टू है, हाँ, तो इसमें 2 स्टार की बात कर रहे हैं, दैट इज़ वाई। ठीक है, आगे आता है, फिर एक और थ्योरी आती है जो कि रिवाइज करते हैं हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस को। देखो, ये इनको याद करना है तो मत ही करो, बट ठीक है। देखो, यूपीएससी का आजकल कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ लेती है वो, तो थोड़ा बहुत देख लेना। सचमिद एंड कार्ल है ना, सचमिद एंड कार्ल, फिर ऑटो एंड कार्ल है ना, ऑटो एंड कार्ल दोनों ट्रेवल करने के हैं, इसे याद रख लेंगे। ठीक है, तो वो एक नेबुलर हाइपोथेसिस जो सबसे पहली थ्योरी थी उसको रिवाइज करते हैं, और वो बोलते हैं कि एक सोलर नेबुला था। सोलर नेबुला का मतलब एक सन है, उसके आसपास एक क्लाउड में वही डस्ट पार्टिकल वगैरह, गैसेस वगैरह है। ठीक है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, गैसेस बताई, एंड डस्ट है। ठीक है, सोलर नेबुला है जिसमें क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, डस्ट है। अब ये क्या करेंगे, फ्रिक्शन होगा इनका आपस में, ये आपस में क्या है, टकराएंगी, मूवमेंट हो रही है, बिकॉज है ना, एनर्जी होती है तो मूवमेंट होती ही है। तो वो आपस में टकराएंगी, फ्रिक्शन होगा, कोलिजन होगा, फिर वो आपस में चिपक जाएंगी। ठीक है, उसके बाद वो डिस्क शेप क्लाउड की वो ले लेगा, मतलब ये सन है तो इस तरीके की शेप ले लेगा, डिस्क शेप की, एंड प्लैनेट्स इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे थ्रू द एक्रीशन। और उसके बाद एक के बाद एक जो मटेरियल फॉर्म होगा कोलिजन से, जैसे कि कुछ मोटे मोटे मटेरियल फॉर्म हुए, बाकी सब छोटे छोटे मटेरियल हैं। तो जो छोटे छोटे मटेरियल हैं बाद में क्या होगा, वो भी इन्हीं पे एक्रीट होते जाएंगे, एक्रीट होते जाएंगे, एक्रीट होते जाएंगे, ऐसे बहुत सारे हैं ना, एक्रीट होते जाएंगे, होते जाएंगे, और क्या बना लेंगे, प्लैनेट्स बना लेंगे। ठीक है, अब पहले जो फोकस था इन सारी थ्योरीज का वो क्या था, ओरिजिन ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, लेकिन इसीलिए ये इनमें से कोई भी थ्योरी एक्चुअली एक्सेप्ट की नहीं, सारी रिजेक्ट की गई। ठीक है, लेटर लेकिन बाद में हम बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि हमें तो भैया यूनिवर्स के बारे में जानेंगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो जितनी भी थ्योरीज हैं एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। देखिए, रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं यहाँ पे जो है रिकॉल कराती हूँ। तो सबसे पहली थ्योरी आती है,
सबसे पहली थ्योरी आती है हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस की। वो क्या बोलती है, वो क्या बोलते हैं, एक सन है, सन के आसपास क्लाउड है, क्लाउड के पास क्लाउड में हमारे डस्ट पार्टिकल्स, गैसेज, ये सब कुछ है, और वो क्या करेंगे, इसके रोटेशन करेंगे, रोटेशन करते करते प्लैनेट फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी हमारी थ्योरी जिसको हम बाइनरी थ्योरी बोल रहे हैं, वो क्या थी कि भैया एक स्टार था, स्टार हमारा सन था, उसमें एक स्टार टकरा जाता है तो एक थोड़े से मटीरियल बाहर आ जाते हैं, मटीरियल बाहर आ जाते हैं तो वो साथ में रोटेट करने लगते हैं और प्लैनेट्स बन जाते हैं। हमारी जो तीसरी थ्योरी है वो बोलती, जो कि रिवाइज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस है, वो बोलती है कि भैया देखो क्या हुआ, सही बात है, क्लाउड था, एक स्टार था, हमारा सन था, उसके आसपास इस तरीके से गैसेस भी थी, हीलियम, हाइड्रोजन, डस्ट वगैरह। अब उन्होंने रोटेशन भी शुरू की, कोलिजन वगैरह भी हुआ, फ्रिक्शन वगैरह हुआ, डिस्क से एक शेप ले ली उन्होंने, और फिर वही अपना एक्रीशन के प्रोसेस से वहाँ पे प्लैनेट्स फॉर्म होंगे। तो अब तक हमने ये बेसिक चीज़ें पढ़ी। किसके बारे में था, अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, किसके बारे में था, अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो इसी वजह से ये थ्योरी जो है एक्सेप्ट नहीं करी। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मॉडर्न थ्योरीज की तरफ बढ़ेंगे, जिनका मेन फोकस रहा था कि कैसे ओरिजिन हुआ हमारे यूनिवर्स का, कैसे ओरिजिन हुआ ऑफ यूनिवर्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो पॉपुलर थ्योरी जो सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्टेड है आज के टाइम पे भी, उसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी। एज वेल एज इसका अदर नेम है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। क्या है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। नाम से पता चल रहा है, वो कहता है कि जो यूनिवर्स है ना वो कंटिन्यू एक्सपेंड कर रहा है, वो और ज़्यादा एक्सपेंड करे जा रहा है। अब इसका प्रूफ भी दिया गया है ना, टाइम पास हो रहा है ना, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, वो कहता है जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दो गैलेक्सी थी, ठीक है, ठीक है। अब हमने देखा कि दो गैलेक्सी, ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है, इस तरीके से मैंने स्पाइरल शेप बना दी है, देखो अलग अलग शेप की होती हैं गैलेक्सीज़ वगैरह भी। तो ये जो गैलेक्सीज़ हैं, हमें हमेशा पता चल रहा है कि अब देखो ये छोटा सा, ये दिखेगा नहीं यहाँ पे डिस्टेंस कुछ है, लेकिन ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस पहले शायद इतना ही होगा, अब ये इतना हो चुका है। तो ऐसा हमें साइंटिस्ट ने पता लगाया, दैट इज़ वाई हम इसको क्या कह रहे हैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कह रहे हैं। अब बिग बैंग थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो हमारी यूनिवर्स है उसका क्रिएशन कैसे हुआ है, स्टेजेस में हुआ है, ऐसा नहीं कि एकदम से हो गया, स्टेजेस में क्रिएशन हुआ। अब क्या हुआ, क्या है, डेवलपमेंट हुई यूनिवर्स की, ठीक है। सबसे पहले क्या था कि एक मैटर, जितना भी मैटर था वो एक ही जगह पे था, एक टाइनी बॉल में था। ऑल द मैटर वन प्लेस, टाइनी बॉल है ना, छोटी सी बॉल थी, उसमें सारा मैटर था। उसमें क्या था, इन्फिनाइट टेम्परेचर था, मतलब अनलिमिटेड टेम्परेचर, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इन्फिनाइट डेंसिटी थी, मतलब इतना घना था वो, इतना घना था कि हम उसका कोई आइडिया ही नहीं लगा सकते हैं। ये एक छोटी सी टाइनी बॉल थी सबसे पहले। सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो टाइनी बॉल है वो एक्सप्लोड हो जाती है, क्या हो जाती है, एक्सप्लोड हो जाती है वॉलेंटरली, मतलब बहुत धमाके से ह्यूज एक्सपेंशन होता है। और जैसे जैसे कोई चीज़ फटती है ना, जैसे कि समझो एग्जाम्पल लेते हैं, एक गुब्बारा है ना, गुब्बारा है, वाटर का बलून है ना, वाटर बलून है। अब वो एकदम से, अभी तो आप देखोगे छोटा सा है ना, छोटा सा है, लेकिन जब आप उसको किसी की तरफ फेंक के मारोगे और वो फटेगा तो इस तरीके से एक्सपैंड हो जाएगा, राइट, उसका पानी से फैल जाएगा। तो इसी तरीके से जब जब वो टाइनी बॉल एक्सप्लोड हुई, वैसे एक ह्यूज एक्सपेंशन हुआ, और माना जाता है कि वो अभी भी गोइंग ऑन है, इसका मतलब वो अभी भी हो रहा है। दैट इज़ वाई इसको कहा है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखो पहले थोड़ा सा तेज़ हुआ है ना, लेकिन अब स्लो हो रहा है। अब देखो इसका भी एग्जांपल सेम गुब्बारे जैसा है, जैसे कि आप गुब्बारा नीचे देखो धरती में मारो, तो अब जैसे धरती में मारोगे तो अब एकदम से रैंडम तो फटाक से हो जाएगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो पानी जो है हर एक डायरेक्शन में फैलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ही हमारा कुछ इसकी तरह ही है, ठीक है। तो धीरे धीरे अभी अब के टाइम पे स्लो है, पहले हो रहा था, अब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर भी कम होगा। अब देखो कोई चीज़, कोई गर्म चीज़ है, जैसे कि गर्म चीज़ है, तो समझो खिचड़ी है। अब खिचड़ी मैंने एक कटोरी में डाली, एक बाउल में डाली, तो वो गर्म रहेगी, लेकिन अगर उसको मैं प्लेट में फैला दूंगी तो वो क्या, वो ठंडी होगी। तो सेम चीज़ है बिल्कुल, धीरे धीरे इसका भी टेम्परेचर कम होगा, एटॉमिक मैटर फॉर्म होगा क्या, एटॉमिक मैटर फॉर्म होगा। जैसे टेम्परेचर कम होता है, बिकॉज इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर में तो मैटर नहीं फॉर्म हो सकता, फिर ऐसे एटॉमिक जो मैटर है फॉर्म होता है। यूनिवर्स थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है ना, यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट, ये भी बेसिक चीज़ है। कोई चीज़ घनी है तो वो कम दिखेगी, है ना। जैसे कि अब एग्जांपल ले लो, इसमें बहुत सारे पेपर लो, तो उनके आर पार देखने की कोशिश करो धूप में, तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप एक पेपर लोगे आर पार देखोगे तो दिखेगा ना। तो ऐसे ही ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी, क्योंकि वो पतला हो गया है ना, यूनिवर्स फैला तो पतला हो गया, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी, बिकॉज एक्सपेंड हुआ तो विजिबिलिटी भी बढ़ गई, ठीक है। अदर थ्योरी, अब एक और थ्योरी है, इसके अलावा भी थ्योरी है बिग बैंग के अलावा भी, वेल उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट वो है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या कहते हैं, यूनिवर्स तो सेम है, इसका मतलब है कि यूनिवर्स में कुछ नहीं हो रहा है, यूनिवर्स तो वही है, इतना ही यूनिवर्स कल था, इतना ही यूनिवर्स आज है। बस हो क्या रहा है कि इनके बीच की जो गैलेक्सी, तब गैलेक्सी 3 थी, आज के टाइम पे गैलेक्सी जो है 4 हो चुकी हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ गैलेक्सीज बढ़ रही हैं, ना कि हमारा यूनिवर्स, ठीक है।
इस तरीके से बोला गया। ऐसा हमारा किसने बोला? हमारी स्टेट ने। अब थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, वैसे सच इंपॉर्टेंट है भी नहीं और यूपीएससी में आया भी नहीं है। तो एक बार बिग बैंग थ्योरी को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? जिसको बिग बैंग थ्योरी हमारी बताती है कि कैसे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, और इसको हम एक्सटेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड हो रहा है। ये बोलते हैं जो हमारा यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ वो कैसे हुआ? स्टेजेस के थ्रू हुआ। सबसे पहले क्या था? एक टाइनी बॉल थी, एक छोटी सी बॉल थी, एक टाइनी बॉल थी, उस बॉल में सब कुछ सारा मैटर था, सारा इन्फिनाइट टेम्परेचर था, इन्फिनाइट डेंसिटी थी। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या होता है? उसका क्या होता है? एक्सप्लोड हो जाती है। वो एक्सप्लोड हो जाती है तो क्या हो जाती है? यूनिवर्स फैलता है। यूनिवर्स फैलता है तो वो ट्रांसपेरेंट भी होगा, वो थोड़ा सा वो भी होगा, दैट इज ठंडा भी होगा। ठंडा होगा तो मैटर की भी फॉर्मेशन होगी। ये सब कुछ होता है, ठीक है, एक्सप्लोड होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या होता है? थर्ड स्टेज में हमारा क्या होता है? मैटर फॉर्म होता है, और इस तरीके से हमारा ये यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है। सही कह रहे हो, और आज के टाइम पे भी एक्सपेंड कर रहा है। अब इसका एविडेंस क्या है? एविडेंस ये क्या कह देते हैं कि भैया जो गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस है वो कैसा है? वो बढ़ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज़ें हमने देख ली, आगे देखते हैं, ठीक है। स्टेडी स्टेट इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं तो उसको मत भी करो रिकॉल तो चल जाएगा। आगे देखिए स्टार फॉर्मेशन। अब स्टार की फॉर्मेशन कैसे हो, हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो सबसे पहला अर्ली यूनिवर्स था, है ना, सबसे पहला जो यूनिवर्स था ना, एक मिनट, ओके, स्टार फॉर्मेशन। तो अब हमारा जो यूनिवर्स है वो भाई फैल गया, वो फट गया, वो फैल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब हो क्या रहा है? जब अर्ली यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एनर्जी कैसा था? अनइवन था। इसका मतलब है जब भी कोई चीज़ फैलेगी, है ना, जैसे कोई चीज़ बिखरती है तो वो ऐसा तो नहीं कि जहाँ इतना मटेरियल जहाँ पे इतना है वहाँ पे उतना रहेगा, मतलब बराबर तरीके से नहीं फैलेगी, है ना। वो कैसी रहेगी? अनइवन रहेगी, ठीक है। तो तब क्या था? अर्ली यूनिवर्स में अनइवन था। अब उसके इससे क्या क्रिएट होता है? डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? डेंसिटी डिफरेंसेस, है ना। जैसे कि अब इसका अजीब से देहाती सा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, एग्जांपल देखिए, मैं खा रही हूँ कड़ी चावल, अब कड़ी चावल मेरे से गिर जाते हैं, तो गिर जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जहाँ इक्वल इक्वल कड़ी चावल फैलेंगे हर जगह। हो सकता है कि कहीं कड़ी ज़्यादा हो सकता है, कहीं चावल ज़्यादा हो, तो इसकी वजह से क्या हुआ? डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएट हुए। क्या क्रिएट हुए? डेंसिटी डिफरेंसेस क्रिएट हुए। अब डिफरेंसेस, अब बिकॉज आपको पता है कि जितनी जिसकी डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी डिफरेंट होगी तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स लाइक अट्रैक्शन टुवर्ड्स, मतलब एक तरीके से अपनी तरफ एक खिंचाव होना। हर एक बॉडी जो अपनी तरफ खिंचाव करती है चीज़ों का, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो डेंसिटी जो अगर डिफरेंसेस हुए, ठीक है, और एक चीज़ जो समझनी है वो जो हायर द डेंसिटी हायर इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। लोअर द डेंसिटी लोअर इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और ऐसा होता भी, इसको लिखते चलना है, साथ साथ लिखते चलना है, ठीक है, पेन कॉपी में लिखते चलना है, ठीक है। इतना समझ में आया कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी कैसा है? अनइवन है। डेंसिटी के डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंसेस है ग्रेविटेशनल फोर्सेस में, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। डेंसिटी डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस इन ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपको देखने को पता चला। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स के डिफरेंसेस की वजह से ही फॉर्मेशन होता है गैलेक्सीज का। अब हुआ क्या है देखिए, ये हमारा पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स है। अब यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। बाकी इस तरीके से हमारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो छोटी हैं, उनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, जितना बड़ा मैटर होता है, मतलब जितना बड़ा मास होता है, उतनी बड़ी डेंसिटी भी होती है, और जितनी बड़ी डेंसिटी उतना बड़ा ग्रेविटेशन फोर्स। सारे इंटरलिंक हैं, ठीक है, इस चीज़ को समझ के चलना है। तो अब जहाँ पे भी मास ज़्यादा है, जहाँ पे भी मैटर ज़्यादा है, जहाँ पे भी वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो उसकी ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगी, और वो अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी, तो उसमें चीज़ें आके मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी। और इस तरीके से बहुत सारे स्टार्स है ना, यहाँ पे समझो हमारी गैलेक्सी थी, गैलेक्सी है, ठीक है, यहाँ पे 2-4 स्टार थे, पहले 2-4 स्टार हैं, वो आपस में रोटेट कर रहे हैं एक दूसरे के आसपास, ठीक है। अब और जो इसके आसपास के जो और स्टार होंगे वो भी क्या करेगी? अपनी तरफ खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी, है ना, अपनी तरफ खींचेगी, है ना, अपनी तरफ खींचेगी, तो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज हो जाएंगी इस तरीके से। अब गैलेक्सीज होती क्या? गैलेक्सीज हमें पता ही, हम 8-6 से पढ़ के आ रहे हैं। नथिंग इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स जब मिलके टुगेदर आपस में एक कनेक्शन बिठा रहे हैं तो उसको हम गैलेक्सी कह रहे हैं, नथिंग एल्स, है ना।
अब देखिए गैलेक्सीज का जो अगर हम बात करें तो उसको मेजर करते हैं हम लाइट ईयर में। लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट भी हम 6 क्लास से पढ़ के आए हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है। अब गैलेक्सीज में क्या होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, जैसे कि हमने बात किया स्टार से हमारी गैलेक्सीज बनी हुई हैं। गैलेक्सीज फॉर्म हुई हैं, अब फॉर्म वही वाली बात है। तो जैसे गैलेक्सी फॉर्म हो गई, अब गैलेक्सी ये हमारी गैलेक्सी है, ठीक है। गैलेक्सी भी क्या है, एक तरीके से बहुत सारी स्टार्स है इसमें, है ना, मतलब नॉट स्टार्स, आई विल से इट्स द नेबुला ऑफ गैस, है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें डेवलप करेंगे लोकलाइज क्लम्स ऑफ गैसेस, जो इसमें थोड़ी सी मोटी मोटी क्लम्स होंगे ना, उसको हम स्टार कह रहे हैं, नथिंग एल्स, है ना। गैलेक्सी के अंदर जो मोटी मोटी तरीके से क्लम्स होंगे उसको हम क्या करें, स्टार कहते हैं। मटीरियल तो और भी है, बट इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कह देंगे स्टार। ये क्या है, स्टार है, ठीक है। मटीरियल और भी है, मटीरियल तो ऑफकोर्स होगा ही होगा, होगा ही होगा, है ना। मटीरियल तो और भी है, लेकिन ये क्या है, ये हमारे स्टार है, ठीक है। तो ये है हमारा नेबुला ऑफ गैसेस, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अकमलेशन करेंगे। इसका मतलब क्या, देखो अगर कोई ऐसी चीज़ है, वही सेम चीज़ है, ठीक है। अब ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी में एक ये थोड़ा सा मोटा सा है, एक मोटा क्लम्सी ऑफ गैस है। ये क्या करेगा, अपने आप और ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, और ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, और ज़्यादा मोटा होता जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से क्या बन जाएगा, दिस बिकम द स्टार बन जाएगा, स्टार, है ना। तो वाई, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ मैटर, डिफरेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, डिफरेंस ऑफ द डेंसिटी, सेम ही चीज़ें हैं। जो एक क्लम से हैं ये ग्रो हो जाएंगे, डेंसर गैसियस बॉडीज बन जाएंगे, इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी स्टार की। सेम ही प्रोसेस है, जैसे हमारी यूनिवर्स से गैलेक्सी बनी है, ऐसे यूनिवर्स गैलेक्सी में एक स्टार बनता है, ठीक है। सेम प्रोसेस है ना। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे स्टार है, स्टार के आसपास भी नेबुला ऑफ गैसेज हैं। अब ये गैसेज भी क्या करेंगी, कंडेंस होना शुरू हो जाएंगी, है ना। ये भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगी, ठीक है। तो स्टार्स जो हैं ये क्या है, लोकलाइज लम्स ऑफ गैस हैं विद इन नेबुला। ये क्या एक तरीके से लोकलाइज लम्स ऑफ गैस के ही लम्स हैं, और उनके आसपास क्या एक नेबुला है। नेबुला में क्या होगा, वही सारी गैसेज होंगी, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होगा। अब होगा क्या, धीरे धीरे, क्योंकि वो उसकी अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स है, सॉरी मतलब नॉट अर्थ की, स्टार की। तो स्टार के आसपास वो चीज़ें जो हैं घूमती रहेंगी। तो क्लाउड फॉर्म होगा, क्लाउड डिस्क शेप लेगा, ठीक है। सबसे पहला स्टार स्टेजेस में बताया कि जो स्टार है, स्टार के आसपास नेबुला है, नेबुला जो है घूमते घूमते डिस्क शेप ले चुका है। सेकंड क्या होगा, जो क्लाउड बना है उसमें मैटर जो है वो कंडेंस इकट्ठा होना शुरू होगा, है ना। अब इसके अंदर भी ऐसा होगा कि इसके अंदर भी कोई ऐसा मैटर होगा जो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है ना, जिसकी मैटर ज़्यादा, जिसमें डेंसिटी ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ जो छोटे मोटे स्टार्स हैं उनको क्या कर लेगा, खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और आपस में फिर क्या होंगे, अल्टीमेटली आके वो इसमें घुस जाएंगे, मिल जाएंगे, और वो क्या बना देंगे, स्मॉल, ठीक है, कंडेंस हो जाएंगे। तो स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट जो है ये बन जाएंगे। इनका कोलिजन होगा, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी जैसे इस तरीके से ये हमारा सन है, सन में एक बहुत बड़ा नेबुला है। अब इस नेबुला में थोड़ा बड़ा सा एक कंडेंसेशन हुई गैसेस की। तो ये क्या करेगा, अपने पास इन सारे स्टार्स को भी, नॉट स्टार्स को, सॉरी स्टार्स गलत बोलती हूँ मैं, बार बार इनको क्या करेगा, इनको भी अपने अंदर घुसा लेगा। अंदर घुसा लेगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर घुसा लेगा तो वो थोड़ी सी और बड़ी बॉडी हो जाएगी। तो छोटी सी ऐसी बॉडी, इसको हम क्या कहेंगे, प्लान टी सिमल्स कहेंगे। क्या करेंगे, प्लान टी सिमल्स। ये भी प्लैनेट की फॉर्म है, लेकिन प्लैनेट की बेबी फॉर्म है। अब ऐसा ही प्रोसेस लगातार और भी होगा। सो लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेटल्स जो है, और ऐसे ही प्लैनेटल्स मिल के ऐसे, अब देखो ऐसे, ठीक है। तो पहले क्या था, ये हमारा सन था, ठीक है। सन है, इसके आसपास इस तरीके की प्लैनेटल्स बन गए, बहुत सारे बन जाएंगे ना, बहुत सारे। अब देखो ड्राइंग तो मैं छोटी कर सकती हूँ ना, थोड़ी बहुत ही, आसपास ये हैं ही, और डस्ट पार्टिकल्स। क्या होगा फिर, ये इसमें मिल जाएगा, ये इसमें मिल जाएगा, ये इसमें मिल जाएगा। तो क्या बन जाएंगे, इस तरीके से कोलिजन जब इनका हो जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे, लार्ज नंबर ऑफ प्लैनेटल्स एक्रीड, लेयर टू लेयर फॉर्म करेंगे अपने ऊपर, और लेयर्स लगा लेंगे ऐसी ही चीज़ों की, और लार्ज बॉडीज़ बन जाएंगी जिनको हम प्लैनेट कह रहे हैं। तो सेम ही प्रोसेस हो रहा है, कुछ खास नहीं है। तीनों ही चारों ही इसी तरीके से बने हैं। तो किस तरीके से बने हैं, ये बहुत बड़ा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में कहीं ऐसा होगा कि गैस कंडेंस हो रही होगी, मतलब फिर उसके पास क्या आएंगे, बहुत सारे, उसके पास भी वही नेबुला रहेगा, वही इस तरीके से गैसेस वगैरह होंगी। अब इसमें भी कोई क्या होगा हमारा एक, इसमें भी क्या होगा हमारा एक स्टार बन जाएगा ना, ये स्टार बन गया है। अब ये स्टार भी क्या करेगा, अपने आसपास क्या करेगा, एक नेबुला होगा उसके आसपास भी, और उसमें भी प्लैनेट्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से सेम ही प्रोसेस के थ्रू बन रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, एवरीवन नोज दैट। सन जो है सेंटर है, सबको पता है। 63 मून्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, एवरीवन नोज दैट हमारे सोलर सिस्टम में।
हमारा जो एक स्टार है वो कि हमारा सन है, जिसके आसपास हमारा प्लेनेट जो है रिवॉल्व करता है। और भी चीज़ें हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, कॉमेट्स हैं, डस्ट एंड गैसेस हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होती है? दीज आर दी माइनर प्लैनेट्स, मतलब प्लैनेट्स जैसे ही ये रॉकी या रॉक्स के बने हुए हैं, एयरलेस जो है हमारे यहाँ पे, मेटेलिक है, ठीक है, एयरलेस है, मतलब हवा को फॉलो करते हैं बेसिकली, ठीक है। कॉमेट्स क्या होते हैं? दीज आर लार्ज, कॉमेट्स थोड़े बड़े होते हैं और डस्ट एंड आइस के बने होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ डस्ट एंड आइस और ऑर्बिट करते हैं सन को, ठीक है, ये भी ऑर्बिट कर रहे हैं सन को, ये भी। एस्ट्रॉइड जो होते हैं ना, वो थोड़े से मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलते हैं, और आपको कॉमेट्स थोड़ा सा हमारे नेपच्यून के बाद मिलेंगे ना, इस तरीके से होते हैं। प्लैनेट्स की बात करूँ तो प्लैनेट्स हमारे इनर होते हैं, आउटर होते हैं। अब इनर प्लैनेट्स में हमारे कौन कौन से आते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स बेसिक है, ठीक है। ये लाई करते हैं हमारे बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए। नाउ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इनको कहते हैं। वैसा क्यों है? बिकॉज ये हमारे रॉक्स के बने हैं, मेटल्स के बने हैं। वैसा क्यों है भाई? बिकॉज इनकी, और इसी वजह से इनकी हाई डेंसिटी है। आपको पता है कि रॉक और मैटर की हाई डेंसिटी एज कम्पेयर टू गैस है ना। अब गैस कम है, ऐसा क्यों है? या बिल्कुल है गैस है नहीं? बिकॉज ऑफ दी सोलर रेडिएशन, गैसेस को उड़ा देंगी ना। ये हमारा सन है, अब सन के पास है ये 4 प्लैनेट्स, तो वो सोलर रेडिएशन यहाँ तक तो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रांगली वर्क कर पाएगी, तो यहाँ के गैसेस को उड़ा देगी, ठीक है। तो गैसेस कंडेंस हो जाएगी या फिर हो गई है, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो वो, ठीक है, इस तरीके से ऊपर की तरफ उड़ जाएंगी, उसको उड़ा देंगी स्मॉलर। और इस वजह से वो छोटे भी होंगे, क्यों? क्योंकि गैसेस तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेरिटोरियल पार्ट इसमें बचा हुआ है ना, इसलिए इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, जो आउटर प्लैनेट्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, नेपट्यून है, यूरेनस है, ठीक है, इनको जोवियन कहीं या फिर गैस जाइंट प्लैनेट्स कहते हैं। क्यों? बिकॉज ये हमारी साइज़ में बड़े हैं और इनमें इनकी जो गैस है वो हमारी सोलर इंसुलेशन उड़ा नहीं पाए। इसमें थिकर एटमॉस्फेयर मिलेगा और हाइड्रोजन एंड हीलियम का बना हुआ है। देखो, हाइड्रोजन एंड हीलियम से ही हमारा सारा एटमॉस्फेयर, सारा यूनिवर्स बना है, नॉट जस्ट एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर तो खैर बहुत सारे गैसेस का बना है, इवन उसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम का बहुत छोटा सा पार्ट है, बट बेसिक चीज़, ठीक है। तो जो बड़े वाले प्लैनेट्स हैं वो बड़े बड़े क्यों हैं? बिकॉज इनके पास टेरिटोरियल पार्ट तो है ही है, इनके पास अपना ये वाला जिनकी गैसेस थी वो भी हैं, ठीक है। इस वजह से ये बड़े हैं, उड़ा नहीं पाया सोलर रेडिएशन, यहाँ तक ही काम करा, यहाँ तक कम करा, और कम इस तरीके से, ठीक है। आगे देखिए, 2016 तक हम प्लूटो को भी प्लैनेट मानते थे, है ना, लेकिन अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उसने डिसाइड करा कि प्लूटो को हम डॉफ प्लैनेट मानेंगे। मतलब वो प्लैनेट नहीं है, प्लैनेट बन सकता है, मे बी उस पर भी एक्रीशन प्रोसेस हो और आज से हज़ारों लाखों साल बाद वो भी प्लैनेट बन पाए, ठीक है। प्लूटो हमारा प्लैनेट है, ठीक है। एनजीओ, ठीक है, एनजीओ है हमारी जो एक इंटरनेशनल जो है, दैट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है। इट इज़ एन एनजीओ जो कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको एस्ट्रोनॉमी को ये एडवांस करती है और ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाना स्पेस में वगैरह, उसकी स्टडी वगैरह करना, तो ये सब कुछ ही करती है। आगे देखिए, मून। मून हमारी ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। अब देखो, सैटेलाइट इज समथिंग जो कि हमें रिवॉल्व करती है, तो जैसे कि अर्थ इज़ अ सैटेलाइट ऑफ सन, यस, अर्थ इज़ अ सैटेलाइट ऑफ सन, ऐसे ही मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब इसके ओरिजिन पे भी कुछ थ्योरीज हैं। सबसे पहला सर जॉर्ज डार्विन ने बोलती है, डार्विन बोलता है कि जो अर्थ एंड मून है वो सिंगल एक ही थे, मतलब पहले अर्थ में से मतलब हमारा मून निकला है और वो एक ही था। होता क्या, जब वो रोटेट करता है, आपको पता है जो अर्थ है हमारे अपने एक्सेस पे रोटेट करता है, रोटेट करते करते हुआ क्या, उसने डम्बल लाइक शेप ले ली। डम्बल लाइक शेप में दोनों दोनों चीज़ें अलग हो गई, दोनों हिस्से अलग हो गए, और बिकॉज अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स अच्छी खासी है, तो उसने उसको क्या कर दिया, अपने साथ ही वो अपने साथ ही उसको रोटेट करवा रहा है। अब प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ भी देने की कोशिश की भाई, जो एक हमारा डिप्रेशन है ना पैसिफिक ओशन में, वो वही वाला पार्ट है जो सेपरेट हुआ था अर्थ से, ऐसा बोला। लेकिन प्रेजेंट पे हम इस थ्योरी को नहीं मानते हैं, ठीक है। लिखते रहना है, हर चीज़ को लिखते रहना है, ऐसा बिलीव करते हैं। जो फॉर्मेशन हुआ है हमारी अर्थ का, सॉरी मून का, वो कैसे हुआ है, एक जाइंट इम्पैक्ट हुआ था जिसको हम बिग स्प्लैट कहते हैं। इसका क्या मतलब है, जो अर्थ है, अब अर्थ है यहाँ पे, अर्थ था, अब अर्थ से कोई दोगुनी तो चौगनी जो है बड़ी बॉडी आती है, उसको कोलाइड करती है तो थोड़ा सा मतलब पास जाती है, पास में से निकल जाती है, तो अर्थ का कुछ हिस्सा जो है, लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ सेपरेट हो जाएगा, तो लेटर उसके बाद क्या होगा वो, बिकॉज देखो इस तरीके से अर्थ है, अब उसके पास से कुछ इस तरीके से मटीरियल निकल गया, तो वो सारा मटेरियल सबसे पहले तो अपने आप में ही चिपक जाएगा, क्योंकि बड़ा मटेरियल है, वो अपने आप को चिपका लेगा इन सारी चीज़ों को। तो होगा कि हमारा अर्थ है, एक बड़ा सा मटेरियल बन जाएगा, और वो बिकॉज उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसको अपने आसपास क्या करेगा, रिवॉल्यूट करवाने लगेगा, तो ऑर्बिट जो है अर्थ को अब ये ऑर्बिट करना शुरू कर देगा, और इस तरीके से हमारा मून जो है फॉर्म हो जाता है। अगर मैं बात करूँ एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की, तो इनिशियली देखिए शुरुआत के टाइम में जो अर्थ है वो हमारा एक बैरन रॉक की था, ठीक है। क्या था, मतलब एकदम रेगिस्तान टाइप था, मतलब कुछ भी नहीं था उस पर ना, रॉकी था, हॉट था, बहुत ज़्यादा गर्म था,
उसका जो एटमॉस्फेयर है वो भी थिन था। थिन क्यों था? बिकॉज ऑफ दी सोलर रेडिएशन स्ट्रॉन्ग थी, सिर्फ उसमें हाइड्रोजन और हीलियम आपको देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन कुछ इवेंट्स होते हैं जिसमें हमारा जो कि ब्रिंग करते हैं चेंजेस, और उसके तहत ही इवोल्यूशन होती है हमारी लाइफ की, ठीक है। अर्थ जो एक लेयर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इवन फ्रॉम द आउटर एटमॉस्फेयर से लेके इवन इनर कोर तक आपको बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलेंगी, बहुत सारी लेयर्स है ना, बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, लेयर्स क्यों बनती क्यों है? बिकॉज ऑफ द मटेरियल जो एग्जिस्ट करता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। जो भारी चीज़ है, हमेशा पता है जो भारी चीज़ है वो सिंक करेगी, तो वो हमारी क्या रहेगी, कोर पे रहेगी। थोड़ा जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा उसका, वैसे वैसे क्या होगा कि लाइटर चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी ऊपर की तरफ, ठीक है। एटमॉस्फेरिक जो मैटर है लीस्ट जिसकी डेंसिटी सबसे कम है, ठीक है, वो सरफेस टू डेपर डेप्थ, ठीक है, तो वो सरफेस पे रहेगा। और जैसे जैसे आप डीप जाओगे तो मतलब डेप्थ बढ़ेगी तो वैसे वैसे डीप हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से डिफरेंट जोन्स आपको पता चलते हैं, ठीक है। और हर एक जोन में क्या डिफरेंट मटीरियल्स हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इन डेंसिटी। तो ये इस वजह से लेयर्स बनने का मतलब एक रीज़न बताया कि लेयर्स हैं तो क्यों है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, प्राइमोर्डियल स्टेज, ठीक है। प्राइमोर्डियल स्टेज तो होता क्या है हमारा, सबसे पहले जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है वो बेसिकली एक वॉलेटाइल स्टेट में होता है। मतलब कैसा होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी फॉर्मेशन हुई है। और बना कितना हाइड्रोजन हीलियम का, दोनों ही गर्म गैसेज हैं, है ना। मटीरियल इनसाइड, ठीक है, जो है हमारा वो सेपरेट होता है डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज़। तो होगा क्या, जब अर्थ हमारी बहुत गर्म है, ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे मटेरियल होगा जो बहुत हैवी है तो वो कोर की तरफ आने की कोशिश करेगा, और जो ऐसा मटेरियल होगा जो बहुत हल्का है वो हमारे सरफेस की तरफ जाने की जो है कोशिश करेगा। ये बेसिक चीज़ है, बेसिक फंडामेंटल है हमारे फिजिक्स का, और ऐसे ही ये चीज़ें हर चीज़ काम करती है, ठीक है। हैवियर सेंटर में जाएगा, लाइटर सरफेस पे आएगा, वही बात मैंने बताई, ठीक है। तो प्राइमोर्डियल स्टेज में अर्थ कैसा है, गर्म है, रूखा है, बंजर है, बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है चीज़ों का, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जो अर्थ है वो थोड़ा बहुत कूल होगा एंड हमारा सॉलिडिफाई होगा एंड कंडेंस होगा, और फॉर्मेशन होगी क्रस्ट की, ठीक है। क्या होगा, जैसे जैसे हमारा थोड़ा सा टाइम बीतता है, ठीक है, जैसे कि हमारा खाने की कटोरी है, खाने की कटोरी में हमने खिचड़ी रख रखी है। अब जो खिचड़ी रख रखी है तो उसके ऊपर ना एक मलाई सी, एक लेयर सी आ जाती है जो कि ठंडी हो जाती है, लेकिन अंदर से हमारी खिचड़ी अभी भी गर्म होती है। तो सेम चीज़ अर्थ के साथ हुई, सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ क्रस्ट का, अंदर से वो अभी भी गर्म है ना, ठीक है। अब जब मून फॉर्म हुआ था, जब हमने देखी थी टक्कर लगी थी अर्थ की, तो तब भी टेम्परेचर बढ़ा था, तो फिर दोबारा से और अच्छे से मटेरियल सेपरेट हुआ अर्थ में, दोबारा से लेयर फॉर्म हुई। तो बेसिक चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो हमें समझ में आया ना कि कैसे क्रस्ट की फॉर्मेशन अभी तक हमने ये देखा है ना, कैसे हुई, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंसेस एंड प्लस विद द टाइम वो ठंडा हुआ, इस वजह से क्रस्ट की फॉर्मेशन हुई। एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। देखो प्रेजेंट के एटमॉस्फेयर में आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन उस टाइम पे आपको हाइड्रोजन हीलियम ही देखने को मिलता है, ठीक है। देखो 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में हम देखेंगे। तो सबसे पहला लॉस ऑफ द प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। जो प्राइमोर्डियल का मतलब है जब हमारा सन बना था तो उस पर एक अपना एटमॉस्फेयर था, सबसे पहले वो लॉस होगा, सबसे पहले वो खोएगा, तभी तो नया आएगा। तो सबसे पहले वो चीज़ जानी चाहिए ना, तभी तो एक नई चीज़ आ पाएगी, ठीक है। तो अर्ली सिर्फ हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऐसी सोलर विंड्स उसको उड़ा देती हैं, उसको स्ट्राइप ऑफ कर देती हैं, तो वो हमारा उड़ जाता है, कोई एटमॉस्फेयर रहता ही नहीं है, ठीक है। अब जब वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तभी तो कुछ फॉर्म हो पाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेज में हॉट इंटीरियर था, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो ठंडा हो रहा है। ठंडा कैसे होगा, जब वो अपने अंदर से हीट को निकालेगा तो बहुत सारी गैसेस, बहुत सारा वाटर वेपर रिलीज होता है अर्थ के अंदर से, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी गैसिंग, क्या कहते हैं, डी गैसिंग, ठीक है, अर्थ के अंदर से निकालता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस, अब अर्थ के अंदर से निकाली बहुत सारी गैसेस निकाली, जैसे कि CO2 वगैरह भी निकला होगा, ठीक है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, अच्छा गैसेस कौन कौन सी निकली है भी देख लो, नाइट्रोजन निकला, CO2 निकला, मीथेन निकला, एमोनिया निकला एंड लिटिल ऑक्सीजन। ध्यान रखना ऑक्सीजन नहीं निकला था उस टाइम पे। सो CO2 एंड नाइट्रोजन तो काफ़ी निकल गया था, मीथेन भी निकल गया था, एमोनिया भी निकल गया था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकला था। इस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, इन्हीं चीज़ों पर जो है हमारी UPSC क्वेश्चन बना देगी और घुमा देगी, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। अब जब वॉल्केनिज्म होगा तो वाटर वेपर भी निकलेगा, है ना, गर्माहट निकल रही है, ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर कम है ऊपर, है ना, अर्थ के ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर कम है, तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंस होगा तो बादल बनाएगा तो रेन करेगा तो वो रेन हमारे अर्थ के सरफेस पे आएगी। अर्थ के सरफेस पे अगर रेन आएगी तो वो कहाँ जाएगा पानी, तो वो कलेक्ट हो जाएगा उन्हीं गड्ढों में, उन्हीं डिप्रेशन में ओशंस क्या हो जाएंगी, फॉर्म हो जाएंगी। अब ओशंस फॉर्म होंगी तो ओशन जब फॉर्म होंगी तो उनमें क्या होगा, उनमें प्लांट्स का भी जन्म होगा। जब प्लांट्स का जन्म होगा तो प्लांट्स क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी और ऑक्सीजन को ऐड कर देगी हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे समुद्र में, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल वर्ड है, कहानी की तरह इसको समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट, साथ के साथ लिखते भी रहना है, ठीक है।
तीन स्टेज है इवोल्यूशन का एटमॉस्फेयर का। पहला है लॉस ऑफ द प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। सबसे पहला एटमॉस्फेयर जाएगा, और जाएगा कैसे? सोलर विंड्स के कारण। दूसरा फिर हॉट इंटीरियर में क्या होगा? कूलिंग होगी। कूलिंग में तो गैस एंड वेपर आएगा। गैस कौन कौन सी आएगी? नाइट्रोजन, CO2, मीथेन, एमोनिया, बहुत कम ऑक्सीजन। और वाटर वेपर जो आएगा उससे क्या होगा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन से बादल बन के, बादल से रेन आएगी। रेन से हमारा कलेक्ट होगा इन द ओशंस, एंड ओशन से प्लांट का जन्म होगा, और प्लांट फिर हमारा फोटोसिंथेसिस करेंगे और O2 को ऐड करेंगे। और O2 ही तो एक हमारी गैस है जो कि ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ था जिससे बेसिकली जनरेट हुआ होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने जैसा। ठीक है, इसका जो एविडेंस है रिकॉर्ड ऑफ लाइफ कब से है, तो फॉसिल्स के टाइम से बेसिकली हम फॉसिल्स से आइडिया लगाते हैं कि कब से हमारी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ब्लू जो एल्गी है उसको माना जाता है कि वो सबसे ओल्डेस्ट है, ये यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है, सबसे पहले वो आता है, उसके बाद फिशेज आती हैं। तो सबसे पहले जो लाइफ है वो ओशंस में शुरू हो रही है, बिकॉज ओशंस ही क्रिएट हो रहे हैं, लैंड तो है ही अभी भी। ठीक है, तो एम्फीबियंस आते हैं, उसके बाद है ना रेप्टाइल्स आते हैं, फिर डायनासोर्स वगैरह आते हैं, उसके बाद हमारे मैमल्स आते हैं छोटे मोटे, फिर हमारे थोड़े से अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स आते हैं, फिर इसी टाइम पे हमारे ट्रीज़ वगैरह भी आ जाते हैं। हमने देखा था ना इसी टाइम पे ट्रीज़ वगैरह भी थे, वो पेड़ों पे से फल चुरा के खाते थे, हिस्ट्री में पढ़ा भी है। उसके बाद हमारा मॉडर्न मैन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ओशंस में लाइफ आई है, उसके बाद आके टेरेस्ट्रियल में आती है। सबसे पहले ऐसे एनिमल्स आएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी में रह सकते हैं, उसके बाद ऐसे आएंगे जो पानी में भी रह सकते हैं, थोड़े बहुत ज़मीन पे भी रह सकते हैं, उसके बाद ऐसे आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एनिमल्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ है। अब अगला चैप्टर अगले ही वीडियो से करेंगे। देखो, किसी भी चैप्टर को पढ़ना है उसको किस तरीके से करना है कि उसमें कोई ऐसी भी चीज़ होंगी जैसे कि मैंने गैसेस रिलीज़ हुई तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इन पे, तो इनको लिख लेना है, इनको रिवाइज़ करना है, 2-2 3-3 बार लिख के रिवाइज़ करना है। ओके।